CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। इस साल लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार भाजपा के नेता सुभाष चावला से बात करने का मौका मिला, वह भी उनके नए आवास सेक्टर 38 स्थित हाउस नंबर 399 में। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ से कांग्रेस नेता व सांसद के रूप में मनीष तिवारी की विफलता और सफलता, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन, शहर का विकास का रसातल में जाना और प्रशासन में एक के बाद एक नए अधिकारी का आना किस प्रकार से शहर के विकास को प्रभावित करने वाला है। शहर में पार्षदों की स्थिति, कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की के अलावा शहर की जनता को अब तक क्या मिला और आगे क्या मिलने वाला है, इस पर खुलकर बोले, जरूर सुने। आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से शहर की लाखों जनता अपने आप को ठगा महसूस करने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार सुभाष चावला जी से हमारी बात होगी। चावला साहब, MP का चुनाव हो चुका है, आप दोनों ही पार्टियों की स्थिति देख चुके हैं, किस तरह का बदलाव देखेंगे? क्योंकि केंद्र में सरकार भाजपा की और चंडीगढ़ में सांसद कांग्रेस का, ऐसी परिस्थिति में जनता को क्या लग रहा है और आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो आपका धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, इसमें मेरा ही कसूर है। मैं कुछ अपने कामों में, घरेलू कामों में उलझा हुआ था। कई बार मेरी इच्छा हुई कि आपसे बात करूं, आपके द्वारा जनता तक बात पहुंच जाती है। जैसे आपने जिक्र किया कि ये सरकार केंद्र में BJP की और चंडीगढ़ में MP कांग्रेस का। देखिए, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, किसको चुनना चाहती है, किसको नहीं चुनना चाहती। उन्होंने समझा कि बदलाव चाहिए। 10 साल भाजपा रही चंडीगढ़ में, तो अब नए MP आने चाहिए। मनीष तिवारी जी आए, बहुत लोगों को उम्मीद है उनसे, क्योंकि उनको बहुत तजुर्बा भी है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार है। लेकिन ये जो चंडीगढ़ की परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ परिणाम सामने आए हैं जिससे लगता है कि लोग भी अब महसूस करने लगे हैं कि चंडीगढ़ का बेहतर यही होता है हमेशा कि वही MP हो जो केंद्र में जिसकी सरकार हो। उसके लिए कुछ हमारे सामने बातें बहुत जल्दी आ गई, जिसकी मुझे इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं थी। जैसे पिछले, जब आज से मुझे याद होगा आपको भी, मैंने 5-6 महीने पहले आप ही के चैनल पे इनको इंटरव्यू दिया था कि कुछ मामले चंडीगढ़ के ऐसे हैं जो अगर कानून की किताब खोलेंगे तो मामले हल होने वाले नहीं हैं। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ हो सकते हैं और गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के लेवल के फैसले करने वाले हैं। वो कोई नीचे को सोचेगा अफसर या कोई होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी या कोई और उसको फैसला ले लेगा, नहीं। जैसे चंडीगढ़ में मालिकाना हक, सब के मैनिफेस्टो में था कि जो लोग जिनको मकान अलाट हुए उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। मैं अब आज भी कह रहा हूँ कि ये एक पिटारा खोलने वाली बात थी कि अगर इस पर कोई भी पार्टी ये कहे जी हम मालिकाना हक दिलाएंगे, मालिकाना हक किसको देंगे? आज ये 1975 या 70 के दशक से शुरू हुए हैं अलॉटमेंट जो सारी है चंडीगढ़ में, जो पिछले 2016-17 तक चलती आ रही है। अब 3 पीढ़ियाँ उसमें नहीं रही। जिनको अलॉट हुए थे वो चले गए दुनिया से, उनके बच्चे भी मैं कईयों के चले गए। आगे किसी के पावर टारनी, किसी के पास सब पावर टारनी वाला भी आगे बेच के चला गया। कुछ किराएदार हैं। तो आज किसको देंगे आप मालिकाना हक? कौन मालिक है उसका? किराएदार को देंगे तो मकान मालिक कोर्ट में चला जाएगा, उनके कोई ना कोई वारिस उठ के खड़ा हो जाएगा। ये बड़ा गंभीर सा मामला था। ये होने वाला मुझे लगता था कि इतनी जल्दी लोग पॉलिटिकल पार्टियों को वायदे नहीं करने चाहिए थे। दूसरा है नीड बेस्ड चेंजेस। नीड बेस्ड चेंजेस के साथ में बहुत जुड़ा रहा, आंदोलन के साथ भी जुड़ा रहा, गिरफ्तारियाँ भी हुई, धरने भी हुए। सारी पार्टियों के जितने ने भी चुनाव लड़ा, सब ने ये वादा कर दिया। ये मामला भी राजनीतिक कानूनन तौर पे होने वाला नहीं है। चंडीगढ़ इसे प्लान्ड सिटी कैपिटल प्रोजेक्ट में आता है। कुछ इसके बाई रूल्स बने हुए हैं जिसके तहत हम कहाँ तक बदलाव कर सकते हैं। इसमें भी अगर कहीं कोई राजनीतिक बात चलती तो गृह मंत्री जी इसको फैसला ले सकते थे कि चलो जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए रोको, वन टाइम हो जाएगा।
अगर आप कानून की किताब से, चंडीगढ़ के बायलॉज के हिसाब से देखेंगे तो तय ही नहीं हो पा रहा कि कहाँ तक, आज तक ये तय नहीं हो पाया कि कहाँ तक इसको नीड बेस माना जाए और कहाँ तक इसको इंक्रोचमेंट माना जाए। एक के घर में बिल्कुल नहीं है, एक के घर में 100% है, दूसरे के घर में हुआ डिमोलिश हो नहीं सकते। आप एक घर तोड़ने जाएंगे 4 और टूट जाएंगे, साथ वाले खुद ही गिर जाएंगे। इतनी कंस्ट्रक्शन, कुछ कॉलोनियाँ जो आज पक्की कॉलोनियाँ जिनको हम मानते हैं, डड्डू माजरा है, बापू धाम है, 37-38 है, मैं इनको देखा हुआ लौट करते हुए। जब डड्डू माजरा कॉलोनी दी थी, जो इनकी नींव है उसमें तो सीमेंट भी नहीं लगा था, चौना और गारा वगैरह लगा के उसको खड़ा कर दिया था। आज उन्हीं नींव के ऊपर 4-4 मंजिले मकान बने हुए हैं। तो तय करना पड़ेगा पहले। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बिना केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार नहीं, उसमें भी कोई निजी तौर पर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कोई इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे तब होने वाले हैं। लाल डोरा वाला है, ये 4-5 ही बड़े काम थे ना। लाल डोरा है, लाल डोरा समस्या नहीं है, उसको बढ़ाने की मैं समझता हूँ समस्या शायद वो होगी भी नहीं, गांव तो ख़त्म हो चुके हैं, शहरी आबादी बन गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाल डोरा के बाहर जो मकान बने हैं, जिसकी तादाद गांव की जो बेसिक आबादी है उससे कई सौ गुना, 20% गांव में असली आबादी है और 80% जो है लाल डोरा के बाहर मकान बने हैं। और वो बेतरतीब बने हैं, किसकी गली टेढ़ी है, किसका मकान टेढ़ा है, कोई 4 मंजिला है, कोई 1.5 मंजिला है, कोई 2 मंजिला है, कोई 1 मरले का, कोई 2 मरले का। उनको कैसे रेगुलाइज करना है, ये है समस्या। आप कहीं एक बार सर्वे करके देखेंगे, कुछ जगह तो आप साइकिल पे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये तो एक ऐसा है। कुछ लोग पैसा कमा के चले गए, जिनकी ज़मीनें थी 1-1, 2-2 मरले, उन्होंने किचन गार्डनिंग के नाम पे इनकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। रजिस्ट्रियाँ तो अलाउड ही नहीं थी, तो मिली भगत से चलता रहा। उस वक्त के तहसीलदार भी उनसे एक तय सिस्टम जो चलता है हर जगह सरकार में, आप रजिस्ट्री कराने जाओ, बाहर दलाल बैठे हैं, इतने पैसे दो और रजिस्ट्री आपकी हो जाती है। वो खुद ही समझा देते हैं, भाई इसको आबादी मत लिखना, किचन गार्डनिंग लिख देना। तो ये समस्या उन लोगों की है कि जिनको रेगुलाइज कैसे करना है। इसीलिए लाल डोरा को कोई छेड़ता नहीं, कोई सरकारी अफसर कोई इसमें पंगा नहीं लेता, कहता ठीक है मैं भी टाइम निकाल रहा हूँ, वो भी है। डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड है, एक छोटा सा 10 किलोमीटर का शहर है, एक हमारे पास कोई ऐसी जगह ही नहीं है अब जहाँ डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट कर दिया जाए। जितने मर्जी आप प्लांट लगा लो, जितने मर्जी कर लो, अभी तक दुनिया भर में टेक्नोलॉजी नहीं आई कि इनको 100% ये फूल प्रूफ काम हो जाएगा। गाड़ियाँ तो अगर मान लीजिए हम प्लांट भी अच्छा लगा देते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन करके तो शहर में से निकलना है वो कूड़ा, गिरना तो वहीं है, वहीं मच्छी मक्खर ये सारा कुछ, वहाँ बदबू वगैरह सारी होगी। इन समस्याओं के लिए बहुत बड़े स्तर पर, जैसे आप कोई स्पेशल पैकेज आए, अब ये रूटीन बजट में से पैसा लगाते हैं। हर बार मैं देखता हूँ महीने में 10 करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का बजट आता है। इसके लिए तो एक स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट, वही फिर प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर लेवल तक एक स्पेशल पैकेज आए कि हम 200-400 करोड़ रुपया वन टाइम देते हैं, इसको किसी तरीके से हल करो। बहुत से देश हैं, मैं जर्मन गया था जब टूर के साथ ये देखने हम प्लांट के लिए, तो वहाँ ऊपर नहीं ग्राउंड बेस नीचे ले गए थे, अंडरग्राउंड ले गए थे 3 मंजिल। जी बिल्कुल। देखिए जब समस्या का हल निकालना है तो हम इतने स्टडी टूर जाते हैं, उस स्टडी टूर की रिपोर्ट आपके पास पेंडिंग पड़ी है कि उन मुल्कों ने इस गार्बेज इसको कैसे हल किया। जर्मन में जब हम उतरे वहाँ पे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के बाहर, तो पहला सवाल था कि यहाँ का प्लांट कहाँ है। जब उन्होंने हमें बताया कि एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम हैरान रह गए कि बजाय उन्होंने ऊपर ले जाने के 3 मंजिल 4 मंजिल नीचे ले गए थे। तो हल तो है ना, और हल है तो उसके लिए सेंटर से पैसा चाहिए, पैसा वन टाइम पैकेज मिलना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये ऊपर वाला कभी उठा दिया, कभी फिर पहाड़ बन गए, ये तो करप्शन का अड्डा है। मैं समझता हूँ कि ये तो पिछले, अगर मैं 10 साल या 12 साल के सारे एजेंडे इसके काउंट कर लूँ तो कई सौ करोड़ के एजेंडे आ चुके हैं, इसमें कई सौ करोड़ खर्च हो चुका है और समस्या वहीं की वहीं है। जबकि एक मुश्त लगा करके समाधान देखिए इसमें फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई सोचे ना कि लोकल एमपी कर लेगा, लोकल यहाँ फंड के साथ एडमिनिस्ट्रेशन कर लेगी। ये डेपुटेशन से 3 साल के अफसर आते हैं, उन्होंने क्या लेना है? चंडीगढ़ में लोग जिए या मरे, उन्होंने लेना क्या है? ये तो फिर वही आती है। एक बार मुझे थोड़ी उम्मीद है अब भी, अगर ये परिस्थितियाँ थोड़ी राजनीतिक ठीक होती, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ चंडीगढ़ में रहे हैं, उनका जो कैरियर है कई साल का चंडीगढ़ में है। मेरे साथ हमने कई बार उनके साथ बैठ के, उस वक्त मैं कांग्रेस में प्रवक्ता था, वो यहाँ के इंचार्ज सेक्रेटरी थे,
इसीलिए थोड़ी बहुत मेरी उनसे मुलाकात है। मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री जी अगर चाहें आज जी थोड़ा सा इसमें कदम उठाएं तो ये समस्या भी हल हो सकती है। अब लीज होल्ड वाली है, सालों साल निकल गए, उम्मीद थी हर एमपी, पवन बंसल जी से लेके हरमोहन धवन जी लेके सतपाल जैन जी, किरण खेर जी, सभी ने मैनिफेस्टो में कहा और टाइम टू टाइम सब कहते रहे जी जल्दी लीज होल्ड कमर्शियल पे ख़त्म हो जाएगी। अब पार्लियामेंट में मनीष तिवारी जी ने सवाल उठा दिया, वहाँ से ना हो गई, अब काम परमानेंट बंद हो गया। अब ये मैं हैरानी है, मैं कहना नहीं चाहता, मैं किसी की काबिलियत पे शक नहीं करता, मनीष तिवारी जी बहुत काबिल एमपी हैं, लेकिन मुझे याद है 15 साल पहले मैंने एक बार पवन बंसल जी से कहा था, उस वक्त एमपी थे, कि चंडीगढ़ के लोगों की कुछ शिकायत है बंसल जी कि आप पार्लियामेंट में कम बोलते हो चंडीगढ़ के इशू पे। तो उन्होंने मुझे उस दिन कहा था कि सुभाष, पार्लियामेंट में बोलने का मतलब कई बार उल्टा भी हो जाता है। पार्लियामेंट में तो तब बोलना चाहिए जब नीचे से फाइल वर्क पूरा हो, काम होने वाला हो, सरकार ने यस करनी हो, तब हम पार्लियामेंट में सवाल उठाएं ताकि क्रेडिट भी मिले और काम भी हो जाए। अब ये इन्होंने फाइल वर्क देखा नहीं देखा, जाके वहाँ सवाल कुछ उठाने शुरू कर दिए, उधर से फ्लैट ना हो रही है। अब लेटेस्ट आज मैंने पढ़ा अखबारों में कि जी सब्जी मंडी जो बननी है, नई अनाज मंडी, 39 उसको भी लीज होल्ड पे दिया जाएगा, बेचा जाएगा। 39 वाला ये मंडी बेसिकली जो ग्रेन मार्केट वाले लाइसेंसी थे जो उस वक्त काम देते थे, उनको अलॉट करने के लिए प्लान बना था जी। ये ऑक्शन का लिए नहीं बना था, कोई कीमतन नहीं बना था। बेसिकली जब चंडीगढ़ बना था तो ये मांग उठी थी कि उनको दिया जाए जहाँ वहाँ पे क्योंकि वो मंडी शिफ्ट करनी है, वहाँ पे अब शहर के अंदर आ गए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, रश बहुत बढ़ रहा है। अब पहले उस बात को इन्होंने इनकार कर दिया, चलो उसमें पॉलिटिकली इंटरफेरेंस चल रही थी, नहीं जी ऐसे होना चाहिए, इन्होंने कीमत रख दीजिए, हम दे नहीं सकते, फ्री देंगे उनको ही। एक लिमिटेड ऑक्शन होती है बोली जिसमें सिर्फ वही हिस्सा ले सकेंगे, बाहर वाले ना हों, चलो भी किसी हद तक ये था कि इन्हीं को मिलेगी। अब ये लीज होल्ड वाला पंगा डाल दिया, ये भी अब ना ही है। अब वहाँ अगर मनीष तिवारी जी पार्लियामेंट में उठाएंगे तो फिर वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट में यही ना मिलेगी। इसका मतलब जो चीज़ें पार्लियामेंट में उठा रही हैं और उसको ना हो रही है तो समझो काम अब नहीं होंगे फ्यूचर में। ये बहुत भारी नुकसान हुआ है इस बात का कि या तो सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार बन जाती, तब तो चलो ये ठीक था, मनीष तिवारी जी इफेक्टिव हो सकते थे। अब तो लोगों में एक निराशा की भावना जा रही है कि क्या कोई काम होगा भी कि नहीं होगा। सर, जैसे आपने कहा कि पवन कुमार बंसल ने कहा था कि पार्लियामेंट में जब हम कोई बात उठाते हैं तो उल्टा पड़ जाता है, कई बार अगर उल्टा पड़ जाता है तो फिर क्या पार्लियामेंट में बात ना उठाया जाए? नहीं, पार्लियामेंट में बात, देखिए एमपी का एक रोल होता है, खासकर यूटी के एमपी का, कि वो सारी समस्याओं को पहले जाके जो कंसर्न्ड अफसर हैं उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ बैठे, उनको कन्विंस करें। पार्लियामेंट में जवाब मंत्री नहीं तैयार करते, अफसर तैयार करते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट जब चलती है या विधानसभा चलती है, पूरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी लेवल के आदमी वहाँ बैठे होते हैं। तो जब कोई सवाल उठता है तो गृह मंत्री अफसरों से ही रिपोर्ट लेंगे ना। तो एमपी का काम ये होता है कि पहले उस पर पैरवाई करे, अफसरों को कन्विंस करे, अफसर इस बात पर राजी हों, तब जाके कहीं थोड़ा श्रेय लेने के लिए पार्लियामेंट में जाना चाहिए। ये मेरी राय है, मैं पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग ज़्यादा नहीं जानता, मैं ये कहूँ, पर एक लेमैन के नाते मुझे लगता है कि अगर वहाँ से हर चीज़ का जवाब ही आता गया तो अफसरों को तो यहाँ बहाना मिल जाएगा चंडीगढ़ में कि हाँ हम क्या कर सकते हैं जी, तो दिल्ली से मना हो गया है। सर, एक जो सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद मनीष तिवारी सांसद बने, पार्लियामेंट में कुछ बात उठा भी रहे हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पर जो कार्यक्रम हो रहा है, जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर आए अमित शाह जी, इसके पहले और भी कई उद्घाटन हुए, ये हुए, उसमें एमपी को नहीं देखा जा रहा है। तो क्या हम समझें कि ये एमपी या तो प्रोग्रामों में जाने से कतराते हैं या फिर कोई इनकी जवाबदेही नहीं है कि यहाँ किसी कार्यक्रम में वो आएँ और वो अपना भी विजन रखें उसमें? देखिए, मुझे इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करने के नहीं हूँ, उनकी कोई व्यवस्थाएं होंगी उस दिन, पर मैं फिर भी समझता हूँ कि कुछ मौक़ों पे एमपी का होना बहुत ज़रूरी होता है। होम मिनिस्टर आए थे उस दिन मनी माजरा पानी में, इनका होना ज़रूरी था। वहाँ लोगों में कुछ रिजर्वेशन है उस प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। अगर इनको लगता था कि कुछ लोग नहीं चाहते तो वो भी आवाज़ वहाँ उठा सकते थे। इनको लगता था कि उसमें कुछ और बेहतरी करनी है, तब भी होम मिनिस्टर के मंच पे बोलने पे एमपी को कभी मना नहीं किया जाता, आप रख सकते थे बात। 15 अगस्त वाले दिन
एक अक्सर एक ऐसा दिन होता है कि एमपी एट होम होता है, सवेरे फ्लैग होस्टिंग होती है, ये वो सारी, पर मुझे नहीं मालूम कि उस दिन वो व्यस्त ज़्यादा थे या कोई दिल्ली में नेशनल लेवल के फंक्शन अटेंड कर रहे थे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मनीष तिवारी जी अगर मेरी कभी इंटरव्यू देखेंगे, ये दूसरी स्टेटों से अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ जहाँ पहले मान लीजिए पंजाब में थे, अनंतपुर साहब से थे, वहाँ नीचे 5-6 एमएलए होते हैं, नीचे पंच सरपंचीज होते हैं, कॉरपोरेटर होते हैं, वो सारा काम संभाल लेते हैं। एमपी का काम होता है पॉलिसी मेकिंग का। चंडीगढ़ में जो एमपी है, हम इलेक्शन के टाइम में खुद ही हमने माहौल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ के एमपी को एमपी का भी काम करना पड़ता है, काउंसलर का काम भी करना पड़ता है, और पंच सरपंच के मामले भी एमपी को ही करने पड़ते हैं। उनको अगर इस तरह का टाइम देंगे तो आगे उनको श्रेय मिलेगा कामयाबी का। अगर वो इस तरह नहीं करेंगे तो चंडीगढ़ की जनता जो है ना, ये और तरह की है, ये किसी को बख्शती नहीं है। तो कुल मिला के क्या कहें कि जिस तरह से किरण खेर को मोमबत्ती जला करके खोजते थे, क्या वो भी समय आने वाला है कि मनीष तिवारी को मोमबत्ती जला करके, डिबिया जला करके, लालटेन जला करके खोजेंगे? देखिए, बताते हैं कोई भी चुना जाए आदमी 5 साल को तो उसको हटा नहीं सकता कोई, सक्रिय रहे या ना रहे। और ये कुछ मैं आपको आज बता दूं, मैं बहुत कम बोलता हूँ, भाजपा में गया हूँ तो मैं बहुत संभल के बोलता हूँ कि मुझे अभी उसके कल्चर का पता नहीं। चुनाव के एकदम बाद मैं नहीं गया बहुत ज़्यादा, 1-2 जगह 1-2 मीटिंग हुई, वहाँ मंथन मीटिंग हुई, तब मैं गया था। किरण खेर जी की में अगर कुछ कमियां रही होंगी तो उसका खामियाजा भी टंडन साहब को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल भुगतना पड़ा है, ठीक है ना। बहुत जगह हम गए थे तो लोगों ने उलामा सा निकाला था कि जी किरण खेर जी के पास गए तो उन्होंने बात नहीं सुनी, या हमारे काम नहीं करवा पाई, या उनकी मजबूरी भी, मैं कई बार कहता हूँ कि 2 साल बीमार रही तो नहीं मिल पाई लोगों को। लेकिन ये कहें कि उसका नुकसान पार्टियों को नहीं होता, ये गलत है। अगर मनीष तिवारी जी के बारे में ये धारणा बन गई तो इसका नुकसान इनको नहीं होगा, ये तो 5 साल पूरे करेंगे अपने। बिल्कुल करेंगे। आने वाले टाइम में जो दूसरा कैंडिडेट आएगा या नगर निगम के चुनाव आएंगे, तब तक तो माहौल बिगड़ चुका होगा। फिर भाजपा तो इस वक्त बड़ी मज़े में है, मैं आपको बता दूं। आपने पूछा ना भाजपा के बारे में एनालिसिस क्या है जी। एक बात तो पक्का है, मैं एक मंथन मीटिंग थी उन्होंने कि चुनाव क्यों हारे, उस पर बात छिड़ी थी थोड़ी। किसको नहीं मालूम होता कि मैं हमारी पार्टी कैसे हारी, सबको मालूम होता है, जो लड़ता है उसको मालूम होता है। मैं चुनाव कॉरपोरेशन में मेरे प्रधानगी में चुनाव हार गए थे हम। दिल्ली में मुझे कई बार कहा रिपोर्ट बनाकर, मैं नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी? मुझे मालूम था कि हम क्यों हारे हैं। अब रिपोर्ट लिखूंगा और छिछलेबाजी होगी। उस मीटिंग में संजय टंडन जी ने बड़ी समझदारी के साथ कहा जी कोई बहस की जरूरत नहीं, सारा कसूर मेरा है, मैं अपनी गलतियों से हारा हूँ, मैं किसी को दोष नहीं देता। बात ठप हो गई। अगर वो बात खुल जाती कि कैसे हारे हैं तो बहुत घमासान मच जाता, समझ रहे ना। ये परिस्थितियाँ जो होती हैं अगले वालों को भुगतनी पड़ती हैं। आज 5 साल ना मनीष तिवारी जी को छेड़ सकता है कोई, और ना संजय टंडन को दोबारा कोई एमपी 5 साल बना सकता है। नतीजा कब होगा इसका पता लगेगा जब 2 साल में चुनाव आएंगे कारपोरेशन। सर मोमबत्ती जला करके खोजने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैं वही कह रहा हूँ, तो भाई मोमबत्तियाँ छोड़ के लोग तो मशाले लेके ढूंढेंगे, काले काले झंडे लेके ढूंढेंगे, काले पुतले जला के ढूंढेंगे। लोकतंत्र है ना, किसके पुतले नहीं? बंसल जी के भी पुतले जले, जब कुछ बंसल जी नहीं करते थे। किरण खेर के तो बहुत बार जले, सबके जले, जितने एमपी आज तक हुए हैं सबने भुगता। जिसने काम नहीं किया, अगर आज मान लो 10 साल कांग्रेस नहीं हारी तब भी कुछ गलतियां हुई होंगी। अब भाजपा, एक चीज़ मैं अब कह दूं आज का आपको, इस चुनाव को भाजपा हारी है, कांग्रेस नहीं जीती। बस मैं इतना ही कह देता हूँ। छित्तर का भी बहुत रोल रहा है। ये कहो कि भाजपा हारी है, कांग्रेस नहीं जीती, इसमें आप मतलब ढूंढ लीजिए। सर अब नगर निगम का भी चुनाव बहुत नज़दीक धीरे धीरे जो है, नगर निगम नहीं बल्कि मेयर का चुनाव है। मेयर का जो चुनाव है उसमें क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी की स्थिति इसमें? दूसरी बात की जो एक बड़ी बात उठने लगी है, लोग कहते हैं कि हर मेयर चुनाव में एक सवाल उठता है कि जो है हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है। क्यों ना इसको गुप्त मतदान के बजाय, मेयर को चुनने के बजाय उसको ओपन करें, इसको हाथ उठा करके, या जो भी, और जो सबको पता चले कि कौन किसको वोट दे रहा है। देखिए, धुआं वहीं उठता है जहाँ आग सुलगती है। आप तो धुएं के आसपास भी रहे हैं। सब कुछ होता है, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें वो हुए हैं। लेकिन
जो मुझे एक चिंता हमेशा सताती है कि नगर निगम की साख गिर रही है, और जो पिछले 2-3 साल की घटनाएं हैं उसमें तो लोगों का एक तरह से विश्वास कम होता जा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस संस्था के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। एमपी के बाद एक ही चुनी हुई संस्था रह गई है चंडीगढ़ में अब, जिसमें लोगों को फिर थोड़ी बहुत आशा होती है। वैसे तो जो हालात बने हुए हैं आजकल, अब लोगों में कॉरपोरेशन से आशा नहीं है, निराशा ही निराशा मिल रही है। ना तो हाउस मीटिंग ढंग से हो रही है, ना मीटिंग होती है तो ना उसमें कोई ढंग से कोई बहस हो रही है, ना कोई ऐसे फ्यूचर के लिए एजेंडे आ रहे हैं कि जिससे हम लगे कि अगले 5-10 साल में चंडीगढ़ में क्या समस्याएं आएंगी। अब रह गई बात कि अगला चुनाव मेयर का। देखिए, जो पिछले घटनाएं घटी हैं उसमें कौन जिम्मेवार है कौन नहीं, अब इसमें कहने की ज़रूरत नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, अभी भी पेंडिंग पड़ा है, बहुत ज़्यादा टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर समझता हूँ कि अगर ये मामला उठता है कि कोई पैसे लेके वोट डालता है या किसी लालच में डालता है, तो इसके ऊपर दाग जितने भी काउंसलर हैं 35 के 35 उन पे आते हैं। जब सीक्रेट बातें रहती हैं, कोई मानता तो नहीं है जी, मैं कोई पैसे लूँगा तो मैं मानूंगा थोड़ी आपके सामने जी। तो। लेकिन ये तो सोचो कि जो दूसरा जिसने नहीं लिए उसकी छवि का क्या हाल होगा। छवि तो सबकी खराब होती है। आप जा रहे हैं, जब कहेंगे मैं काउंसलर हूँ तो वो कहेंगे जी ये देखो जी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उसमें तो कोई नहीं बचता ना। इस छवि को बचाने के लिए ट्रांसपेरेंसी जो है वो आनी चाहिए। वैसे तो सारा कुछ और चीज़ें एक्ट में हैं, चुनाव एक्ट में है, पार्षदों की वोट एक्ट में, उसको हम बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ के लिए मुझे लगता है एक्ट में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सवाल उठाया कि जब भी इलेक्शन हो जाए, हाउस की मीटिंग होती है, पहली मीटिंग मेयर के इलेक्शन के लिए होती है, उसमें अपने अपने बैठे हो कहा जी आप जिसके पक्ष में अपना हाथ खड़ा कर दें, तो उसमें गिनती हो जाएगी। उसमें फिर हाउस ट्रेडिंग, या उसमें अगर मान लीजिए कोई आदमी ने उस दिन नहीं वोट डाली अपनी पार्टी के आदमी को, तो समझो उसको पार्टी से निकाल दें भी। आपने हाउस में गया, अब कोई वोट डालता है सीक्रेट, एलिगेशन किसी और पे आ जाता है, किसी पे शक और करते हैं लोग, वो जो चोर मचाए शोर वाली स्थिति हो जाती है कई बार। क्या इसमें मनीष तिवारी जैसे सांसद जो कानून के जानकार भी हैं, क्या वो भी चाहेंगे कि इस बार जो मेयर का चुनाव हो ताकि किसी पे दाग धब्बा ना लगे, ओपन खुले तौर पर मेयर का चुनाव हो और हाथ उठा के चुने लोग? इस पे ना मीडिया को बहस छेड़नी चाहिए चंडीगढ़ में। देखिए, मैं फिर समझता हूँ कि चंडीगढ़ का राजनीतिक माहौल थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। अब एक नया प्रॉब्लम आ गई है कि उधर से पटिशन भी पड़ गई इनके खिलाफ। चाहिए तो ये है कि ऐसे मुद्दों पे मनीष तिवारी जी और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां एक पहल करते इकट्ठे बैठने की, कि कुछ समस्याओं को तो बैठ के ही हल किया जा सकता। मान लीजिए मनीष तिवारी जी चाहें तो वो जाके गृह मंत्री जी का नहीं जी ये मनीष तिवारी को क्रेडिट देना है, बीजेपी चाहे तो मनीष तिवारी कहते नहीं जी हम तो कानूनी पहलू पे देखेंगे, तो मामला अड़ जाएगा ना। लोग अब तंग आ चुके हैं इस सीक्रेट वोटिंग से, ये मैं मान के चलता है। और वो पार्षद भी जो बेचारे ईमानदार हैं वो भी तंग हैं कि बेईमानी कोई करे, नाम सबका बदनाम हो। कोई करता ही नहीं, मैं ये नहीं कहता सारे बेईमानी करते हैं, कोई करता तो एक हाउस ट्रेडिंग तो 1-2 ही करते हैं ना। बिल्कुल। अंदर खाते को बातचीत करेंगे, कोई लालच में करेगा, कोई किसी के करेगा, तो बदनाम तो 35 के 35 हो रहे हैं ना। तो आप शो कर रहे हैं। देखिए, ये बात पे तो उठना पड़ेगा कि किसके पक्ष में। मान लीजिए एक बार हाथ खड़े करने से बीजेपी का मेयर नहीं बनता या आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का नहीं बनता, तो एक बार तो किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। अगर इसी लालच में फंसे रहे कि अब शो ऑफ हैंड, अब क्यों, पहले क्यों नहीं, ये सवाल उठेंगे। कुर्बानी तो मसीह को भी देना पड़ गया सर, जो मेयर का चुनाव हुआ था। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ शहर के लिए। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है। जो कुछ हुआ, देखिए आप जनता की नज़रों में आपकी क्या इमेज है वही मैटर करती है। जनता की नज़रों में इस वक्त जो है पूरी कॉरपोरेशन की जो मैटर है, वो किसी काउंसलर को वो ईमानदारी का टैग देने के लिए तैयार नहीं है जनता। अगर यही घटनाएं घटती चली गई तो मैं तो सब काउंसलरों से हाथ जोड़ के करता हूँ कि छोड़ दीजिए, अपनी इमेज बनाइए, तभी कल दोबारा जीत के आओगे। वरना ये मत घमंड में रहिए कि हम 2 साल जो करते जा रहे हैं जनता हमको वॉच नहीं कर रही। 30% से ज़्यादा रिकॉर्ड है, कभी वापसी नहीं हुई। 70% लोग हारे हैं हर बार। 96 से रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जो प्रेजेंट काउंसलर होते हैं वो 70% हारते हैं। तो ये ना समझे कि हम ही जीत जाएंगे, जो कर रहे हैं हमें लोग देखते नहीं हैं। अच्छा मौका है इस बार, मैं तो कहता कि एग्जाम्पल सेट करें
कि हम तो हाथ खड़े करके जी जो अपनी अपनी पार्टी के फेवर में करेंगे। एक चीज़ की स्थितियाँ और अभी मैं उस पर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा बहुत कर देता हूँ। एक मजाक का पात्र चंडीगढ़ में ये बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस बना हुआ है आज। जब अलायंस हुआ था उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी अलायंस हुआ था जी। खड़गे जी और राघव चड्ढा जी और केजरीवाल जी ने, राहुल गांधी ने बैठ के कहा था कि चंडीगढ़ से शुरुआत करनी चाहिए। पंजाब में आपका हुआ नहीं, हरियाणा में आपका टूट गया, चंडीगढ़ में आप लालच की खातर अलायंस करते जा रहे हो। क्या अलायंस है आपका? मुझे तो नहीं पता लगा कि अलायंस के बाद कभी कोई आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हो, कोई उसकी मीटिंग हुई हो, कोई एजेंडा किस पे डिस्कस किया हो। कभी जो सूट करता है हाउस में सपोर्ट कर देते हो, नहीं सूट करता तो अपोज कर देते हो। ये अलायंस होता है? इसको अलायंस कहते हैं? ये तो एक लालच है आपस में, और वो लालच भी पहले इसे जनवरी में टूट जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ जिस तरह के कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल ये चीज़ें जनता देख रही है, और मैं इसीलिए मुझे चिंता होती है कि 96 में जब चुनाव हुए थे तो परसेंटेज 30-32% पोल हुई थी सारी शहर में, लोगों का विश्वास नहीं था। आज भी कितनी आप देख लेना कारपोरेशन की पोलिंग, कुछ सेक्टरों में तो 20-20%, 30-30% पोलिंग होती है। लोग कहते क्या करना है इनको, इन्होंने जाने के बाद तो वहाँ जाके गलत काम ही करने हैं, इन्होंने कौन सा शहर का सोचना है। नहीं, हाउस में भी मैंने देखा कि बहुत गंभीरता से कोई बात नहीं उठाते, बल्कि लड़ाई झगड़ा करके टाइम किल करते हैं, लोगों में भी एक मजाक के पात्र बनते हैं, और फिर काम आप देख रहे हैं क्रंच अलग है। जब काउंसलर को अपनी ताकत का नहीं पता, अपनी ड्यूटी का नहीं पता, अपने रोल का नहीं पता, तो यही हालात होंगे। काउंसलर का काम है 5 साल में आपने चंडीगढ़ के भविष्य के लिए क्या किया, सवाल भी नहीं पूछते। इसीलिए उनको अपने रोल का पता ही नहीं। उनका रोल अब सीमित हो गया है कि मेरे वार्ड में पेवर ब्लॉक लगा दो, मेरे ब्लॉक में पार्क बना दो, मेरे उसमें। अब मुझे बहुत ज़्यादा कहते हुए अच्छा नहीं लगता, वो भी कोई इंटरेस्ट होते हैं अपने। प्लानर हैं हम। काउंसलर जो होता है, MP, MLA, काउंसलर, ये प्लानर होते हैं कि चंडीगढ़ में अगले 20 साल क्या समस्या होनी है, उस पर आप उस पर काम करें। ये काउंसलर का काम नहीं है मेरे पावर टूट गए, मेरे पानी के नलका नहीं लगा, मेरे ये नहीं किया, मेरे वो किया। ये काउंसलर, इनको अपनी ताकत का ही नहीं पता। ये तो हनुमान बने, अपनी आंखें खोलें। हनुमान जी की शक्ति बहुत थी, उनको तो शराब था, इनको तो कोई शराब नहीं है। खोलें अपनी तख्ते, हम हैं क्या। ये तो फाइलें लेके घूम रहे हैं कारपोरेशन में, SDO एक्शन के बाद मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। आप उनके मालिक हो भाई, आप उनके PN बन के क्यों काम करते हो। मैं तो ज़िंदगी में काउंसलर रहा हूँ, मैं तो कभी आज तक अपनी फाइल लेके किसी अफसर के कमरे में नहीं गया। लिख के भेजते थे, काम नहीं करते थे तो जाके खड़े कर देते हाउस में, कमेटियों में खड़े कर देते। क्यों नहीं काम हुआ बताइए। सर, एक और जो बड़ी समस्या आने वाली है, आने वाली नहीं बल्कि समस्या आ चुकी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे गवर्नर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है चंडीगढ़ का प्रशासक, वो नए हैं, एडवाइज़र नए हैं, होम सेक्रेटरी हैं नहीं हैं बराबर, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं नहीं है, सब डेपुटेशन पे चल रहा है। कमिश्नर भी शायद यहाँ से अब रिलीव हो चुकी हैं, जो मैडम कमिश्नर थी। तो इस तरह से जो अब नए अधिकारी आएंगे तो उनको इस चंडीगढ़ को समझने में ही हमें नहीं लगता है कि 3 साल लग जाएंगे और ये चले जाएंगे और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी जनता यहाँ के। एक कहावत है, गरीबी में आटा गीला। जी, ये चंडीगढ़ में हो गया। कड़की में आटा कड़की में गरीबी कह लो, कड़की में आटा गीला। वही कुछ स्थितियाँ बन गई चंडीगढ़ में। अगले 2 महीने में DC भी जा रहे हैं, सारा ढांचा हिल गया। तो इसका खमियाजा भुगतना। देखिए, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे गवर्नर, उनकी बनवारी लाल जी, वो समझ चुके थे चंडीगढ़ की समस्याओं को। तब तक वो चले गए। आज आप कुछ काम के फैसले ले रहे थे, वो ले रहे थे, अफसरों के ऊपर दबाव भी डाल रहे थे, अफसर उनकी मानते भी थे। अब ये जो नए आए हैं, अब इनके बारे में मैं नहीं कह सकता, वो बेचारे आते ही बीमार हो गए। अब वहाँ उदयपुर गए तो वहाँ उनको प्रॉब्लम हो गई। अब कितनी देर में वो उतनी तरह स्वस्थ आते हैं, उतने एक्टिव होते हैं, नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटर का बीमार पड़ना, चंडीगढ़ शहर ही नहीं बीमार पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल तो ये थे कि आगे मशीनरी है। अब हमने खुद कुछ पोस्टों को पंगु कर दिया। आगे पहले टाइम में जो चीफ कमिश्नर या एडवाइज़र की पोस्ट थी, अब विजय देव जैसे भी तो आए हैं ना। उस वक्त कोई गवर्नर का नाम लेता था, कोई MP का नाम लेता था। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन से अफसर ला रहे हो चंडीगढ़ में।
अगर आप यही सोच के लाएंगे कि ये मेरा है, उसका नहीं है, उसका है, यह डायरेक्शन होगी, ये काम करना है, ये नहीं करना, चंडीगढ़ की जनता के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, मैं आपके बता दूँ। एमपी भी नया है सर। देखिए एमपी तो नया होता ही होता है, वो तो 5 साल के बाद वो तो एक टेन्योर फिक्स है कि पहले वाले 10 साल रहे, उसके पहले वाले लगातार। देखिए अब मैं तो विश करता हूँ कि इतने अच्छे काम करें और 5 साल जीते आगे, लेकिन जिस हिसाब से शुरुआत हुई है, देखिए एक ताना बंसल जी को हमेशा मिला सारी उम्र कि वो कहते थे अफसर मेरी सुनते नहीं, ये अफसर काम नहीं करते, था ना जी। ये बात उन्होंने 5-6 साल बाद बोली थी, तब भी इतना शोर पड़ा। इन्होंने तो पहले महीने बोल दिया मनीष तिवारी जी ने कि अफसर चंडीगढ़ के काम नहीं करते, चुनाव जीतने के 1 महीने के बाद, महीने के अंदर ही। या ये किसी अखबार में छपे? बिल्कुल बयान है, रिकॉर्ड पे सारा कुछ है कि जी अफसर काम नहीं करते। तो मीन्स पहले दिन ही आपने हथियार डाल दिए एक तरह से। ये तो परिस्थितियाँ आपको पता थी पहले, जब चुनाव लड़ता है कोई आदमी, उसको ये तो पता था ना मनीष तिवारी जी को या कांग्रेस को कि चाहे हम जीत जाएं सरकार तो उनकी रहेगी। अब उनकी सरकार दिल्ली में हो, आप जीत गए, काम कैसे होने हैं रास्ता तो पार्टी ने निकालना होता है। अब पार्टी तो भी कांग्रेस जो है, मैं उनको सारा देखता रहता हूँ, मैं जानता भी हूँ, मेरे मित्र भी हैं, उनका काम करने का तरीका। पार्टी एक ना अभी शशोपंज में है कि क्या विपक्ष की भूमिका में आए या सरकारी भूमिका में रहें, इसी में उलझन में है अभी। कि उसके दिमाग में आता कि एमपी हमारा है तो हम सरकार में हैं, काम नहीं होता तो विपक्ष में है, ना वो विपक्ष की भूमिका में आ रहे हैं ना वो सरकार की भूमिका में आ रहे हैं। आपने कल ईडी के मामले में आपने धरना दिया, अच्छी बात है, पार्टियां देती हैं प्रोग्राम, हमारे टाइम में भी आता था, आपको करना चाहिए। कांग्रेस ने दिया। चंडीगढ़ के इशू पे कब धरना देंगे? लॉ एंड ऑर्डर पे कब धरना देंगे? काम नहीं हो रहे, इन पे नहीं देंगे। अब आज लीज होल्ड पे दिया, मंडी वालों के हक में जाइए ना, मंडी में इकट्ठे करके वहाँ धरना दीजिए। लीज होल्ड वालों का नहीं हुआ, उसका बाकी जो काम आया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वाली बात है, मकानों का करोड़ों रुपया उनका एम्प्लॉइज़ का जमा पड़ा है, तो कम से कम किरण खेर जी ये वादा तो करती थी ना कि चिंता न करो मैं आपका काम कराऊंगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा रही है तो करी ना उनके खिलाफ एजिटेशन। ये रास्ता तो कांग्रेस ने निकालना है, अब की भी सरकार भी उनकी है और बीजेपी तो अब इसका मज़ा लेगी ना। देखिए राजनीतिक पार्टी अपनी सूरत के साथ काम करती है, वो तो कह रही है कि मनीष तिवारी जी काम करके दिखाए, इन्होंने वादा किया था, हम आपके साथ हैं। साथ लेना किसका है काम, जिम्मेवारी है जो एमपी हैं, उनको चाहिए था। अगर कोई जीतने की खुशी में कोई सारी पार्टियों के लोगों को बुलाते, बैठते, बातचीत करते, जितना विचार विमर्श होगा चंडीगढ़ में उतने ही मसलों के हल निकलते हैं। विचार विमर्श की तो अब मुझे लगता है परिस्थितियाँ नहीं बन रही चंडीगढ़ में, वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो चुनाव का रिजल्ट इनको पता लगेगा, कॉरपोरेशन के 2 साल के बाद जो चुनाव आना, भाजपा का भी टेस्ट होगा उस दिन और कांग्रेस का तो होगा ही होगा। और आम आदमी पार्टी तो मैं पहले दिन कहता हूँ कि ये चंडीगढ़ में सिर्फ काउंसलरों की पार्टी है, अब कैडर की पार्टी नहीं है। अब ये मान के चलो, काउंसलर हैं उनके रिकॉर्ड पे हैं कि आम आदमी पार्टी है। देख ही रहे हैं हम, धरने कितने उन्होंने लगाए थे। एक धरना केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे, मैं को देख रहा था वो टीवी पे, कितने लोग आ रहे हैं। ये समस्याओं पे, जो शहर की समस्या है उस पर शायद ये लोग कम ध्यान दे रहे हैं, अपने नेताओं को बचाने छुड़ाने, उसको दिखाने, अपना नाम लूटने के लिए उसमें ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। चंडीगढ़ के हर पॉलिटिशियन को एक आदत है, या शायद उनकी कार्यशैली है कि अफसरों को खुश करके हम काम करवा सकते हैं, ये भुलेखे में है। हाँ, इसीलिए मैंने देखा कि बहुत नेता जो है वो गुलदस्ता लेकर के अधिकारियों के पास चले जाते हैं, जो बहुत अच्छा कल्चर नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे मुझे बुरा ये लगता है कि जब कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर किसी अफसर के घर बधाई देने के लिए बुक्का लेके जाए, मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था। मैं कह दूं कि जिस दिन लक्की जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए जाके नगर निगम के कमिश्नर को जाके बुक्का दे के आए, ये वही हम राजा हैं, जनता वो तो हमारे सेवक हैं, वो हमारे घर बुक्का लेके आए। नौकर है नहीं, मैं नौकर शब्द नहीं करता, इसलिए कि वो सर्वेंट कहे जाते हैं सर, पब्लिक सर्वेंट कहे जाते हैं ना। बिल्कुल कहे जाते तो ये कल्चर चंडीगढ़ में पैदा हो गया। कुछ बड़े हमारे लीडर हैं, कॉलोनियों में जाके SHO लगता है तो उनके दफ्तर में जाके बुक्का देने जाते हैं। और हमारा देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अपने यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा या अपने टाइम में, हमने तो कभी नहीं किया। बल्कि हमारे घर SHO लगता था तो लीडरों के घर, मैं पंडित दौलत राम जी के साथ थे, हम दौलत राम जी कुछ नहीं थे, वाइस प्रधान थे पार्टी के। कोई DC भी आया तो वो पंडित जी के घर आता था मिलने के लिए कि जी मैं चंडीगढ़ में आ गया,
हमारे जैसे नेताओं के घर SHO आते थे कि जी आ गए हैं, कोई भी काम हो हम आपकी सेवा में हैं, जब हमें बताना और हम आपसे मदद मांगने आए हैं। एक नया कल्चर जो चंडीगढ़ में पैदा हो गया ना, यानी बुक्का कल्चर ने नेताओं को कमज़ोर किया है, उसके साथ साथ जनता भी कमज़ोर हुई। पर नेताओं ने कमज़ोर किया है या नेताओं ने अपने इंटरेस्ट का कमज़ोर किया है? मैं फिर कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ में ये छोड़ दें, बड़े हर पार्टी में, भाजपा वालों से भी मैं कहूँगा, अब कांग्रेस वालों से भी कहूँगा, खुद भी अपने आप पे लागू करना चाहूँगा कि ये छोड़ दें कि आप अफसरों की चमचागिरी करके या अफसरों को खुश करके अपने काम करवा लेंगे। गलत फहमी में आप, अफसरों के साथ तो डील और ढंग से किया जाता है। मैं लड़ाई के हक़ में नहीं, गाली गलौज के हक़ में नहीं। आप अपने कामों पे इतना फर्म होइए, इतनी पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में क्रिएट करिए कि किसी अफसर की हिम्मत ना हो। इंदिरा जी की एक किताब है, इंदिरा गांधी जी की, जब उनके जन्मदिन मनाते हैं तो उनको पढ़ा भी करें, उनको फॉलो भी करें। इंदिरा जी ने अपनी किताब में लिखा एक जगह कि जब जब मैं पार्टी के अंदर क्राइसिस में आई, मैंने लीडरों की तरफ नहीं देखा, मैंने जनता की तरफ देखा, मैं जनता में निकल गई। सर आप इंदिरा का नाम ले रहे हैं, भाजपा में हैं अभी आप? मैं किसका क्यों, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लेता हूँ। उन्होंने जो अपने टाइम में बोला है कि लोकतंत्र जो है वो एक पार्टी के चलने से नहीं जीवित रहता, उसमें विपक्ष की भी भूमिका होती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला था। इंदिरा जी ने तो कहा कि मैं क्राइसिस पार्टी में, मेरे पास 20 बार मेरे ऊपर अंदर पार्टी का अटैक हुआ, मैंने लीडरों की परवाह नहीं की, मैं तो जनता में चली गई, जनता मेरे साथ खड़ी हो गई, लीडर अपने आप गौन हो गए। तो जनता में जाइए ना आप, जनता की बातें उठाइए, अफसरों की चमचागिरी क्यों करते हो? जाके लड़ो मत उनसे, आप उनसे लॉजिक से बात करो। और मैं अफसरों को भी कार्यशैली जानता हूँ। अफसर के पास अब जब जाओगे, लोगों का काम लेके जाओगे, अफसर कभी मना नहीं करेगा। जब आप अपने निजी काम लेके जाओगे, गलत काम लेके जाओगे, गलत दोस्तों की मदद करने जाओगे, अफसर फिर आपकी औकात भी समझ जाता है कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। तो आज मैं चावला जी के पास बात करने के लिए इसलिए भी आया क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने पूछा था कि आजकल चावला साहब का इंटरव्यू नहीं चल रहा है, और इसलिए मैं सर आपके पास आया था। मुझे लगता है कि उनको आज संतुष्टि मिलेगी इस बातचीत को देखते हुए, और मैं आप लोगों की डिमांड पर चावला जी के पास आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब तो मैं नए घर से आज बात कर रहा हूँ। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।